हेलो दोस्तों, कोल इंडिया क्या एक डिविडेंड कंपनी है या नहीं, इसका आंसर वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस कोल इंडिया के डिविडेंड पर करेंगे और फ्यूचर प्रोजेक्शन पर करेंगे। तो सबसे पहली बात, डिविडेंड कब आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जाऊंगा। तो देखिए, पहला डिविडेंड कब आ रहा है, नवंबर के महीने में आ रहा है, जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आते हैं। क्वार्टर 2 मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर के जब रिजल्ट आते हैं, उस समय में पहला डिविडेंड आ रहा है। फिर जो दूसरा डिविडेंड आ रहा है कोल इंडिया की तरफ से, वो आ रहा है फरवरी के महीने में, मतलब जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जब रिजल्ट आते हैं। एक्चुअली अभी जो है क्वार्टर 3 ही चल रहा है, उसके रिजल्ट कब आएंगे, जनवरी फरवरी में, ठीक है, उस समय में रिकॉर्ड डेट आती है। और थर्ड डिविडेंड जब फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं, देखिए फाइनल रिजल्ट जनरली अप्रैल मई के महीने में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है जो फाइनल डिविडेंड का, वो आते आते अगस्त महीना हो जाता है, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन दे देता हूं, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, यही जो है नवंबर के महीने में 15 रुपीज का डिविडेंड, फिर फरवरी में 5.25 और फिर अगस्त के महीने में फाइनल जो डिविडेंड है 4 रुपीज का आया था, ठीक है। अब ऑलरेडी चूंकि नवंबर हो चुका है, क्वार्टर 2 इस बार हो चुका है, तो ऑलरेडी 15.25 का, जैसे बहुत रिसेंट में उनकी रिकॉर्ड डेट भी जा चुकी है, तो ये डिविडेंड भी यहां पर कोल इंडिया की तरफ से डिक्लेयर हुआ है दोस्तों, ठीक है, पहला डेटा। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री से हमको क्या पता चलेगा कि क्या कंसिस्टेंसी है या नहीं, डिविडेंड बढ़ रहा है या नहीं। तो देखिए 2013 का एक डेटा लेते हैं, जहां पर कोल इंडिया की तरफ से 14 रुपीज का डिविडेंड आया था। आपके पास एक शेयर था तो आपको 14 रुपीज का डिविडेंड पूरे साल में मिला होगा, ओके। 2023 जो कि लास्ट ईयर है, जिसका डेटा हमने यहां देखा, ये वाला अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना 24.25 का डिविडेंड होता है, जो कि 5.4% का एक मॉडेस्ट डिविडेंड ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर का डेटा लेते हैं, मतलब 2018 की बात करते हैं, कितना डिविडेंड था, 16 रुपीज 50 पैसा। 2023 इस बार 24.25 का डिविडेंड, मतलब 5 ईयर का डिविडेंड ग्रोथ 7.4% है। तो एक ठीक ठाक डिविडेंड ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चीज, प्रॉफिट्स। अब आप कहेंगे कि यार डिविडेंड में मैं प्रॉफिट को कहां यहां पर मैं अंदर लेके आ रहा हूं, लेकिन देखिए प्रॉफिट्स अगर बढ़ेंगे तो डिविडेंड भी किसी भी कंपनी का बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा हो और डिविडेंड बढ़ रहा हो तो फिर वो रेड फ्लैग हो सकता है। अब 10 ईयर का डेटा है, तो स्टीडी ग्रोथ यहां पर है, 4.8% का प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिला है। अब जो चीज हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, जो थोड़ा सा नेगेटिव था कोल इंडिया के लिए, ये देखिए 2013 में उनका 17,356 करोड़ का उनका प्रॉफिट था, ठीक है। 2018 में डिविडेंड इनफैक्ट ज्यादा था, लेकिन उस समय में प्रॉफिट क्या था, कम था, 7,038 करोड़। ये देखिए, ये कोल इंडिया हमारे आपके सामने है, और यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ नंबर्स को आपके सामने रखूंगा। जैसे देखिए 2013 में कितना डिविडेंड था, 14 रुपीज का, और प्रॉफिट कितना किया, 17,356 करोड़ का, इतना उन्होंने प्रॉफिट किया था, ओके। अब 2018 में ये देखिए 7,038 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट देखिए यहां पर तो थोड़ा सा 2018 में कम हुआ है, तो कंपनी ने लेकिन फिर भी अच्छा डिविडेंड दिया है। तो क्या हुआ होगा, डिविडेंड जो पे आउट है उन्होंने ज्यादा दिया होगा, तो उनके जो कैश रिजर्व्स है वहां से पैसा दिया होगा, ठीक है। लेकिन कोल इंडिया चूंकि अब देखिए पीएसयू कंपनी है और उनकी मोनोपोली है, तो बाद में उन्होंने फिर से वो प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, और लास्ट ईयर आप देखेंगे तो फिर से वही 17,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 2023 जो कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 28,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फ्लक्चुएशन प्रॉफिट में जरूर देखने को मिला है, ठीक है। तो इसीलिए जो डिविडेंड ग्रोथ भी जो है थोड़ा सा मॉडेस्ट ही हमको कोल इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। शेयर प्राइस रिटर्न, अगर आप 10 ईयर्स से होल्ड कर रहे हैं कोल इंडिया को, तो डिविडेंड मिला है नो डाउट, लेकिन 10 ईयर का रिटर्न ऑलमोस्ट न के बराबर है, 2%। मतलब इसका मतलब क्या है, अभी जो भी शेयर प्राइस चल रहा है कितना 350 के आसपास चल रहा है, तो इसके आसपास ही हमको कोल इंडिया देखने को मिल रहा था। अब पिछले एक साल में एक अच्छी रैली हुई है, इनफैक्ट कोविड के बाद से अच्छी रैली हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा कोल इंडिया 350 340 में आजकल दिख भी रहा है, नहीं तो ये हमेशा 180 200 220 उसी लेवल पर ही मैंने पिछले कुछ सालों में देखा हुआ है, जो कि अब थोड़ा सा हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, 28,000 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट यहां पर हुआ है। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड प्रोजेक्शंस, ये सब चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा हमेशा लर्निंग पर ही फोकस रहता है। हम यहां पर हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का टेलीग्राम ग्रुप लेकर आए हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर हम पैसिव इनकम, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, बिजनेस एनालिसिस को डिस्कस करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, आप लिंक को चेक कर सकते हैं, बड़ा ग्रुप है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब डिविडेंड यील्ड देखिए, अभी 351 का प्राइस है, लेकिन एक चीज मैं ये भी मानता हूं 351 का प्राइस है, और खासकर हमको जो रैली है पिछले, आप देख सकते हैं यहां पर सितंबर के महीने से थोड़ा सा रैली हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो 351 24.25 लास्ट ईयर का डिविडेंड, तो 6.9% की यील्ड हो रही है। लेकिन 52 वीक चलिए
52 वीक हाई लो देख लेते हैं। 52 वीक लो कितना है 208 का, तो 208 को अगर मैं बाइंग पकड़ूं किसी का भी तो 11.65% का यील्ड हो रहा है, और 250 का अगर बाइंग किसी की है तो उनकी 9.7% की यील्ड है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बाइंग आपके प्राइस पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट कोविड के टाइम में दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, ये 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 21 की बात कर रहा हूं, ये देखिए इसी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 110, 120 के आसपास में शेयर प्राइस था। उसके हिसाब से आप देखेंगे 120 रुपीज में सोच लीजिए कोई इन्वेस्टर है, या फिर 130 में कोई इन्वेस्टर है, तो उनकी डिविडेंड यील्ड कितनी ज्यादा हो रही है। 120 वाले इन्वेस्टर के लिए तो ये 20% की डिविडेंड यील्ड हो जा रही है। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट देखिए, 51% पे आउट रहा है 2013 में। अब 2018 में प्रॉफिट गिर गए थे, लेकिन कंपनी ने फिर भी डिविडेंड को प्रोवाइड किया था और 146% पे आउट हो गया था। अब ये बहुत ही आइडियल नहीं है, 1-2 साल चल सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी हो जिसके फंडामेंटल खराब हो और पे आउट ज्यादा हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने जो पुराने रिजर्व्स हैं वहां से पे कर रही हो, ठीक है। बाद में 2018, अगेन इससे पता ही चल रहा है कि बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में 2023 में अभी देखिए 53% पे आउट है, और मैंने देखा रिजर्व्स अभी और ज्यादा उनके बढ़ गए हैं। तो चलिए, पीएसयू है, मोनोपोली है, और बहुत सारे रीजंस हैं। उन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि वो अपना ग्राउंड जो लूज किया था उन्होंने फिर से रिक्लेम कर दिया। लेकिन 5-6 साल लगातार कोई भी कंपनी 100 रुपया कमाती हो और 150-200 रुपया का डिविडेंड देती हो तो बहुत सही नहीं रहता। 1-2 साल फिर भी चल सकता है, लेकिन 5-10 साल चलता रहे तो फिर बाद में कंपनी के पास कुछ बचेगा ही नहीं, वो डिविडेंड ही देती रहेगी, ठीक है। इन्वेस्टर्स को लग सकता है कितना अच्छा डिविडेंड आता है, लेकिन वो एक्चुअली में इतना अच्छा केस नहीं है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर के लिए पैसे ही नहीं है। इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। 1-2 साल ठीक है, कोल इंडिया बड़ी कंपनी थी, उन्होंने कैसे भी करके मैनेज कर लिया, लेकिन 2018 में ये डेटा बहुत ही अच्छा डेटा नहीं था। अब 2023 में उन्होंने रिकवर कर लिया है, पे आउट को कम कर दिया है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट को वो रिटेन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। आपके व्यू क्या है इस चीज पर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बोनस और बाईबैक, बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है, उन्होंने बोनस नहीं दिया है। बाईबैक लेकिन 2 बार किया है, 2016 में 335 के प्राइस में बाईबैक किया था, और 2019 में 235 के भाई जो था वहां पर उन्होंने बाईबैक किया था, ठीक है। क्या कंसिस्टेंट है डिविडेंड? तो हर साल डिविडेंड तो आ रहा है। इनफैक्ट प्रॉफिट किसी साल कम भी कर रहे हैं तो अपना डिविडेंड पे आउट ज्यादा बढ़ा के एटलीस्ट डिविडेंड तो उनका द्वारा आ रहा है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टर, अगर मैं एज्यूम करता हूं 100 से 200 के बीच में उनकी बाइंग है, तो उनका मतलब अच्छी डिविडेंड यील्ड उनको पिछले कुछ सालों में मिली हुई है। अभी 350 तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो हो सकता है उतनी डिविडेंड यील्ड ना मिल रही हो, लेकिन उस प्राइस वाले इन्वेस्टर को तो बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलेगा। फ्यूचर का प्रोजेक्शन, डेटा क्या बोलता है? अप्रैल से सितंबर लास्ट ईयर 2022 उनका ईपीएस था 24.14, मतलब एक शेयर कितना प्रॉफिट कर रहा था 24.14, ठीक है। अब इस बार अप्रैल टू सितंबर 2023-24 उनका ईपीएस क्या है 23.97, मतलब वही 24 के आसपास, ये जरा सा कम है। मैं मान लेता हूं कि लगभग लास्ट ईयर जितना ही उनका ग्रोथ है, और दूसरा एक और एजम्पशन मैं ले लेता हूं कि Q3 Q4 में भी लास्ट ईयर जितना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, मतलब 0% प्रॉफिट ग्रोथ होगा, क्योंकि 6 महीनों में हमने देखिए 24.14 और 24 बिल्कुल आसपास ही है। और पे आउट रेशियो भी अगर सेम रहता है, ठीक है, जो कि 53% है, तो डिविडेंड जो कि लास्ट ईयर 24.25 था, इस बार भी 24-25 के आसपास भी रह सकता है। लेकिन यहां पर क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं? Q3 और Q4 का रिजल्ट। अगर Q3 Q4 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम हो जाता है, तो डिविडेंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रॉफिट लेट से उतना ही रहता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि चलिए पे आउट रेशियो बढ़ा देते हैं, 53 से फॉर एग्जांपल 60 कर देते हैं, या 70-80 कर देते हैं, तो डिविडेंड और ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। बट अभी जो डेटा जो आए हैं अप्रैल से सितंबर, प्रॉफिट चूंकि बराबर है लास्ट ईयर जितना, और जो डिविडेंड का पे आउट रेशियो वही 50-51% के आसपास अगर हम देखते हैं, तो लास्ट ईयर जितना डिविडेंड रहने की उम्मीद है। और हम देखिए लास्ट ईयर 15 रुपीज का नवंबर में डिविडेंड आया था, इस बार भी नवंबर में 15.25, थोड़ा सा ही ज्यादा डिविडेंड आया है। अब देखते हैं फरवरी में किस तरीके से डिविडेंड आ रहा है, तो हमको और ज्यादा आइडिया मिलेगा, क्योंकि Q3 के रिजल्ट भी फरवरी तक आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।